नेपाल की औरतें हफ्ते में एक रात छोटे लड़के के साथ क्यों गुजारती हैं? ये रात जानकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। 13 साल की उम्र में मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई और मैं बहुत परेशान था। मैं तो अपने चाचा से मिलने के लिए आया हुआ था। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ आकर मुझ पर ही एक भारी जिम्मेदारी आ जाएगी। तभी मेरी मुलाकात एक नेपाली औरत से हुई, जिसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं 13 साल का छोटा बच्चा था। उसे भला मुझसे ऐसा क्या काम हो सकता था जिसके बदले में वह मुझे बहुत कुछ दे रही थी। मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन हालात ने मुझे उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया। और फिर जो कुछ उस औरत ने मेरे साथ किया, वो जानकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। मेरा नाम अमित है। मैं सिर्फ 13 साल का था और चाचा से मिलने के लिए मैं नेपाल आया था। और मेरे चाचा मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट आ रहे थे कि रास्ते में ही उनका बुरा एक्सीडेंट हो गया। वो बुरी तरह घायल होकर अस्पताल पहुंच गए। जब एयरपोर्ट पर चाचा की जगह उनके दोस्त मुझे लेने के लिए आए और ये खबर सुनाई कि मेरे चाचा अस्पताल में पड़े हैं, मैं तो बिल्कुल घबरा गया। मुझे मनाली से मेरी मम्मी ने हवाई जहाज में बिठाया और मुझे चाचा लेने आने वाले थे, लेकिन चाचा के दोस्त को देखकर और सारी बात सुनकर मेरी जान निकल गई। मैं बहुत जिद करके नेपाल आया था, क्योंकि मेरे स्कूल में छुट्टी हुई थी और मैं कुछ वक्त अपने चाचा के साथ बिताना चाहता था और नेपाल घूमना चाहता था। मैं मम्मी पापा का इकलौता बेटा था, इसलिए मेरी जिद पर पापा मान गए और मुझे चाचा के पास भेज दिया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे यहाँ आने पर ऐसी मुसीबत टूट पड़ेगी। जब मैं अस्पताल पहुँचा तो ये देखकर मेरे आंसू बहने लगे कि मेरे चाचा बहुत ही बुरी हालत में अस्पताल में एडमिट थे। उनके पूरे शरीर पर पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि उनकी काफ़ी सारी हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ है। अभी ये परेशानी चल रही थी, तभी पता चला कि कंपनी ने चाचा की एक्सीडेंट का सुनकर उन्हें छुट्टियां दे दी और चाचा के पास अगले 6 महीने तक कोई काम नहीं है। कंपनी चाचा को बोझ नहीं उठाना चाहती, इसलिए उन्होंने 6 महीने के लिए छुट्टी दे दी और चाचा की जगह किसी दूसरे आदमी को रख लिया। जब चाचा होश में आए और उन्हें ये बात पता चली तो वह बहुत रोने लगे, क्योंकि चाचा के पास सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि 2 कुंवारी बहनें भी घर में थीं। उन्हीं की वजह से चाचा नेपाल कमाने आए थे और मुझे और मम्मी पापा और चाची को उस वक्त छोड़ के यहाँ चले आए जब मैं सिर्फ 6 महीने का था। यहाँ आने के बाद से चाचा 2 बहनों की शादी कर चुके थे, लेकिन 2 बहनें अभी भी बाकी थी और यही सोचकर चाचा की तबीयत और ख़राब होने लगी कि अब आगे क्या होगा। चाचा को इतना परेशान और तकलीफ़ में देखकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। न मैं यहाँ आने की जिद करता, ना ही चाचा का एक्सीडेंट होता। मेरी नज़र में तो चाचा की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही था। अस्पताल वालों ने एक हफ्ते में ही चाचा को छुट्टी दे दी। फिर मैं और चाचा एक छोटे से अपार्टमेंट में वापस आ गए। चाचा कहने लगे अब मनाली वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब चाचा कोई काम को करने के काबिल नहीं थे और कंपनी चाचा का खर्चा नहीं उठा रही थी। ऐसे में यहाँ रहना चाचा के बस में नहीं था। चाचा का कहना था कि जो भी पैसा जमा हुआ है वो भी इसी तरह खर्च हो जाएगा। इससे बेहतर यह है कि हम घर चलते हैं। चाचा की बातों से मैं परेशान हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि वहाँ जाकर सब लोग परेशान हो जाएंगे। पापा चाचा के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं था। मैंने चाचा को तसल्ली दी कि आपकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए तो फिर हम वापस जाने का सोचेंगे। उस वक्त चाचा टिकट लेने के काबिल नहीं थे, लेकिन मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ कोई काम ढूंढूंगा और जब तक चाचा सही नहीं होते अपने चाचा के साथ रहकर उनकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। लेकिन सारी दिक्कत तो ये थी कि ये मनाली नहीं, यहाँ 13 साल के बच्चे को कोई भी काम पर रखने को तैयार नहीं था। यहाँ बच्चों को काम करवाने पर सख्त कानून लगाया गया था। मुझे समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे लिए यहाँ काम ढूंढना नामुमकिन था। चाचा रूम में रहकर खुद को बीमार महसूस कर रहे थे, इसलिए मैं पास के पार्क में चाचा को घुमाने के लिए ले आया। वहीं पर मेरी मुलाकात एक नेपाली औरत से हुई
वो थोड़ी दूरी पर बैठी थी और उसकी नज़र मुझ पर और मेरे चाचा पर जमी हुई थी। कुछ ही देर गुजरे हैं कि चाचा का कोई जानने वाला मिल गया और चाचा उसके साथ बात करने में बिजी हो गई। तभी वह औरत इशारे से मुझे अपने पास बुलाने लगी। मैं तुरंत चला गया। वह औरत बहुत ही खूबसूरत थी। मुस्कुराकर मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, तुम्हारे पापा को क्या हुआ है। मैंने उसे बताया ये मेरे चाचा हैं और मेरा नाम अमित है और मेरा घर मनाली में है। मैं यहाँ घूमने के लिए आया था, लेकिन मेरे चाचा का एक्सीडेंट हो गया और इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरी बात सुनकर वो धीरे से मुस्कुराई। कहने लगी फिर तुम लोगों का गुजारा कैसे चल रहा है। उसकी बात पे मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसे बता दिया कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। चाचा की नौकरी ख़त्म हो गई और हम वापस नहीं जाना चाहते थे। मुझे यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा, लेकिन कहने लगी कि अगर तुम्हें यहाँ कोई काम मिल जाए तो फिर तुम वो काम कर लोगे। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया और कहा कि हाँ क्यों नहीं, अगर कोई काम होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। घर जाकर हमारा गुजारा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि 6 महीने तक मैं चाचा की जगह उनकी सारी जिम्मेदारी उठा लूँ। मेरी बात सुनकर वो खुशी से कहने लगी कि तुम मुझे बहुत पसंद आए हो। मुझे तुम्हारे जैसे ही किसी लड़के की ज़रूरत है, जो मेहनत से जीना चाहता हो और अपने घर वालों की खातिर जान तक देने को राज़ी हो। मैंने हैरानी से पूछा कि क्या आपके पास मेरे लिए नौकरी है? हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा काम है जिसे करके तुम्हें खुशी भी होगी और पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गया। अगर मुझे कोई काम मिल जाता तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती थी। इसलिए मैंने उससे कहा ठीक है, आप मुझे बस काम बता दीजिए, मैं अपने चाचा से बात कर लूँगा। कहने लगी तुम्हें रोज़ सुबह से शाम तक मेरे बंगले पर आना होगा और हफ्ते के आखिरी दिन मैं तुम्हें काम भी बता दूँगी और पैसे भी दे दूँगी। उसने मुझे अपने बंगले का एड्रेस भी समझा दिया और कहने लगी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, अगर तुम आओगे तो मुझे खुशी होगी। वह बहुत अच्छे से बात कर रही थी। मैंने उससे कहा कि आप मुझे काम तो बता दीजिए, तो मुस्कुरा कर कहने लगी अमित इतनी भी क्या जल्दी है, पहले तुम आ तो जाओ। मैं उससे और कोई सवाल पूछता कि उससे पहले ही चाचा ने मुझे आवाज़ दी। उनके दोस्त जा चुके थे और चाचा के चेहरे पर तकलीफ़ दिख रही थी, शायद उन्हें बैठने में तकलीफ़ हो रही थी। मैं फ़ौरन चाचा की तरफ पलटा तो वह हैरत से पूछने लगे कि तुम नेपाली औरत से क्या बात कर रहे थे। मैंने चाचा को बता दिया कि वो औरत मुझसे अपने बंगले का काम करवाना चाहती है और इसलिए उसने मुझे बुलाया है। मुझे भी यही लगता था कि इस औरत को मुझसे अपने बंगले का काम करवाना होगा, वरना मुझ जैसे छोटे बच्चे से वो और क्या काम करवा सकती थी। इसलिए मैंने चाचा को यह बात बता दी। मेरी बात सुनते ही चाचा ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मेरे बच्चे, अभी तुम सिर्फ 13 साल के हो, तुम यहाँ मेरे पास घूमने के लिए आए थे, मैं तुम्हें किसी काम पर नहीं लगा सकता। पता नहीं वह नेपाली औरत कौन है तुमसे इतना काम करवाएगी। चाचा की बात सुनकर मैंने उन्हें दिलासा दिया कि चाचा सिर्फ 6 महीने की बात तो है, एक बार आप ठीक हो जाइए तो फिर दोबारा से अपनी कंपनी में नौकरी कर लीजिएगा और मैं भी वापस चला जाऊंगा। तब तक घर का खर्च चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना है। अगर वो औरत मुझे अच्छे पैसे देने को तैयार है तो फिर मुझे काम करने में कोई ऐतराज़ नहीं। चाचा ने नम आंखों से मुझे देखा, कहने लगे कि मेरा 13 साल का बच्चा इतना बड़ा हो गया कि अब मुझे समझाने लगा है। मैंने चाचा से कहा कि एक बार उस औरत पर भरोसा करके देख लें और काम पर एक दिन जाऊंगा और अगर मुझे काम समझ आ जाएगा तो करूंगा, वरना नहीं। मेरी बात सुनकर और घर की परेशानी देखकर चाचा मान गए और कहने लगे कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो फ़ौरन वापस आ जाना। मैंने पलटकर उस औरत की तरफ देखा, वो औरत वहाँ से जा चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अगली सुबह उसके पास जाऊंगा और काम देखूंगा। यह काम मुझे किस्मत से मिल रहा था, वरना मैं तो मान चुका था कि मेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। सारी रात मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं उस औरत को मुझसे क्या काम करवाना है और उसका बंगला कितना बड़ा होगा, वहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर आंखें बंद करता तो अपने माँ पापा और बुआ का ख्याल आने लगता। मेरी दोनों बुआ की शादी की उम्र हो चुकी थी और गरीबी की वजह से उनकी शादी नहीं हुई। इसी वजह से तो मेरा पापा मजदूरी करते थे और चाचा परदेश रह रहे थे।
अगली सुबह मैं चाचा के सारे काम करके और उन्हें नाश्ता देकर बंगले पर जाने के लिए निकल गया। बंगला हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए चाचा को मुझे अकेले भेजते हुए डर नहीं लगा। मैंने चाचा को यकीन दिलाया कि अगर कोई भी बात होगी तो मैं फ़ौरन वापस आ जाऊँगा। उस औरत के बंगले पर पहुँचते ही मैंने चौकीदार को जैसे ही बताया, मुझे मालकिन ने बुलाया है, उसने सर से पैर तक मुझे देखा और कहने लगा, मालकिन के पास रहोगे। वह बहुत अजीब सा बोल रहा था और अजीब नज़रों से मुझे देख रहा था। चौकीदार के काम जरिए के एक नौकरानी को बाहर बुलाया। चौकीदार ने मुस्कुराकर उस नौकरानी से कहा कि मालकिन एक से बढ़कर एक खूबसूरत बच्चा ढूंढती है, मालकिन की नज़र की दाद देनी पड़ेगी। चौकीदार की बात पर मैं हैरान रह गया। भला काम करवाने के लिए किसी को खूबसूरत होने की क्या ज़रूरत थी? मालकिन को तो मेरे काम से मतलब होना चाहिए। मुझे तो चौकीदार कुछ पागल मालूम हुआ। वो औरत चौकीदार की बात सुनकर ज़ोर से हंसी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बंगले के अंदर ले गई। बंगला बहुत ही खूबसूरत था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे कि सोने का महल हो। मैं एक खूबसूरत सोफे पर बैठा, मेरा सामने शरबत रखा गया, बिल्कुल एक जैसे कि मैं कोई खास मेहमान हूँ। थोड़ी ही देर में मालकिन वहाँ चली आई। मैं मालकिन को देखकर हैरान रह गया। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब वो एक मॉडर्न किस्म की मैक्सो पहने, बहुत सारा मेकअप किए मेरे सामने बैठी थी। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने अपनी नज़रें झुका ली। जो भी था वो मेरी मालकिन थी और मैं यहाँ काम करने के लिए आया था। मैंने शरबत पी लिया तो मालकिन ने कहा कि तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। मालकिन की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं यहाँ आराम करने के लिए नहीं आया और ना ही इतनी दूर से आया कि मुझे आराम की ज़रूरत थी। मैंने फ़ौरन कहा कि आप मुझे काम बता दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हर काम बहुत ईमानदारी और तेज़ी से करूँगा। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराई और बोली, काम तो तुम्हें ईमानदारी से ही करना होगा, इसी बात की तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। अभी तुम जाकर कमरे में आराम करो और फिर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या काम करना है। दूसरी नौकरानी ने मुझे कमरे में पहुंचा दिया और साथ ही मेरे पास बहुत सारे फ्रूट भी रखवा दिए। मैं जब से यहाँ आया था चाचा की तबीयत को लेकर परेशान था कि ना ही ठीक से आईना देखा था, ना ही अपने खाने पीने पर ध्यान दिया था। और अब उसके कमरे में आकर जब मैं सुकून से बिस्तर पर बैठा तो छत पर लगे आईने में मेरा चेहरा दिखाई दे रहा था। अचानक ही मुझे चौकीदार की बात याद आ गई कि मालकिन ने फिर एक खूबसूरत बच्चा ढूंढ लिया है। मैं खूबसूरत तो हूँ, अपनी माँ की तरह चमकती हुई रंग और नीली आंखें। मैं दूसरों से बहुत अलग था, हर जगह अपनी आंखों से पहचाना जाता था। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और मालकिन के साथ एक औरत अंदर चली आई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मालकिन ने उस औरत को मुझसे मिलवाया। उस औरत का नाम शीला था। मालकिन कहने लगी कि यह तुम्हें आज से उठने बैठने का तौर तरीका सिखाएगी, किस तरह बात की जाती है, इस देश के तौर तरीके क्या हैं, और थोड़ी बहुत यहाँ की भाषा सिखा देगी। मालकिन की बात मुझे बहुत अजीब सी लगी थी। मुझे नेपाल के तौर तरीके सीखने की क्या ज़रूरत थी, और उठने बैठने के तरीके मुझे तो मालूम थे। फिर मालकिन खास कर एक औरत को मेरे पीछे क्यों लगाई? मुझे काम ही तो करना था, फिर नेपाली तरीके सीख कर मैं क्या करता? वो कहने लगी कि 1 हफ्ते तक तुम्हें यह सब सीखना है और उसके बाद तुम मेरे काम आओगे। 1 हफ्ते तुम्हें शीला के साथ ही गुजारना है और सुबह से लेकर शाम तक शीला तुम्हें हर छोटी से छोटी बात सिखाएगी। मालकिन मुझे शीला के हवाले करके चली गई। शीला एक बहुत ही अच्छी और हंसमुख औरत थी और बहुत अच्छे से मुझे हर चीज़ सिखा रही थी, यहाँ तक कि लोगों के सामने कैसे बैठना चाहिए। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक नौकर को इतना ज़्यादा ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत। पहले दिन जब मैं शाम को घर लौटा तो चाचा मेरी फ़िक्र में बहुत ज़्यादा परेशान थे। वह मुझे देखते ही कहने लगे, आज से मैं सारा वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। बताओ तुम्हारा पहला दिन क्या रहा, तुमसे कितना काम करवाया गया? जब मैंने चाचा को बताया कि मुझे सिर्फ उठने बैठने के और नेपाली तौर तरीके सिखाए गए हैं तो मेरी बात सुनकर चाचा मुस्कुरा दिए। मैंने हैरत से चाचा के मुस्कुराने की वजह पूछी तो चाचा कहने लगे कि नेपाली लोग बहुत अजीब होते हैं, एक कुत्ता भी रखते हैं तो उसकी भी नस्ल मालूम करते हैं, तो फिर तुमको ऐसे कैसे रख सकते हैं? यकीनन वो तुम्हें अपने तौर तरीके सिखाकर अपने काबिल बनाएंगे कि तुम उनके महल में काम कर सको। चलो अच्छा है, इस तरह तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा।
जब तक तुम काम पर बोझ नहीं है, तुम दिल लगाकर सब कुछ सीख जाओ। जब मैं सही हो जाऊंगा, वापस अपनी नौकरी पर चला जाऊंगा और तुम्हें वापस भेज दूंगा। तुम्हारे माँ पापा तुम्हारे बिना इतने दिन नहीं रह सकते। पहले ही वो मेरी दूरी का दुख उठा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी उनसे दूर कर दूं। चाचा ठीक ही कह रहे थे, मम्मी पापा मेरे बिना बहुत अकेले हो गए होंगे। मैंने रोज मालकिन के बंगले पर जाना शुरू कर दिया। मुझे अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनने के लिए दिया जा रहा था। मेरे बालों को नए स्टाइल से बना दिया। मुझे हर तरह का अच्छा खाना खिलाया जाता। 4 दिन में ही मुझ में ज़्यादा बदलाव आ गया था। खुद को आईने में देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि मैं वही 13 साल का बच्चा हूँ। यहाँ का खाना पीना मेरे सेहत को बहुत अच्छा कर दिया। मुझ पर बंगले में घूमने फिरने पर भी कोई रोक नहीं थी। अब तक मैंने किसी काम को हाथ नहीं लगाया, बल्कि मैं तो यहाँ किसी बादशाह की तरह घूमता फिरता। लेकिन एक बात मुझे बहुत ही अजीब लगी थी कि मैंने कभी मालकिन के पति को नहीं देखा, जबकि वह एक शादीशुदा औरत थी। उनके बच्चे तो नहीं थे, लेकिन उनके पति के साथ फोटो लगी हुई थी। और मेरे पूछने पर उन्होंने बस इतना ही बताया था कि उनके पति का बहुत बड़ा कारोबार है और वो रात को ही घर लौटते हैं। मालकिन सारा दिन तैयार होकर घर में यहाँ वहाँ घूमती या फिर शॉपिंग के लिए निकल जाती। जब से मैंने शीला से तौर तरीके सीखे थे, मालकिन मुझे भी अपने साथ ले जाने लगी। वो मेरा हाथ पकड़कर शॉपिंग मॉल्स में घूमती, मुझे मेरी पसंद की चीज़ें दिलाती और मैं अपनी इस नौकरी पर हैरान था, जिसके लिए मुझे एक तो सैलरी भी मिल रही थी और इतना सामान भी। मैंने अपने चाचा को अपनी नौकरी और दिन भर के बारे में बताया तो चाचा कहने लगे, शायद मालकिन की कोई औलाद नहीं है, इसलिए वो तुम्हें अपनी औलाद की तरह रख रही है, लेकिन यह बात बताना नहीं चाहती हो। मालकिन ने मुझे यही बताया कि 1 हफ्ते तक शीला तुम्हें ट्रेनिंग देगी, फिर मेरा काम शुरू होगा। मुझे उस दिन का इंतज़ार था जब मुझे मेरा काम मिलेगा और मुझे पता चलता कि मुझे क्या करना है। अभी तो मैं अपने नए-नए कपड़ों और महंगी-महंगी चीज़ों को एंजॉय कर रहा था। चाचा की तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी, लेकिन इतनी ज़्यादा ठीक नहीं कि वो नौकरी कर सकते। मेरी नौकरी लग गई थी तो चाचा की परेशानी भी कुछ कम हो गई। चाचा ने मम्मी पापा और चाची को एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया और ना ही मेरी नौकरी के बारे में। चाचा चाची के पास शाम में फ़ोन करते, उन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा कहते। दिन तेजी से गुजरते चले गए और 1 हफ्ते में मैं पूरी तरह से बदल गया। मैं पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया। हफ्ते के आखिरी दिन मैं जैसे ही मालकिन के घर पहुंचा तो चौकीदार मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया और कहने लगा, आज से तुम्हारा काम शुरू होने वाला है। मैं भी इस बात पर खुश था कि अब मुझे काम करना होगा। बंगले के अंदर दाखिल हुआ तो शीला मुझे कहीं नजर नहीं आई। दूसरी नौकरानी मुझे कहने लगी कि आज आपको सीधे मालकिन के कमरे में जाना है। मैं जब से यहाँ आया था एक बार भी मालकिन के कमरे में नहीं गया। मालकिन का कमरा हमेशा लॉक रहा करता। मैं जैसे ही मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया। मालकिन का कमरा पूरी तरह सजा हुआ था, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन का कमरा हो। मालकिन ने मुझे हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पर बिठाया और नोटों की गद्दी मेरे हाथ में पकड़ा दी और कहने लगी, ये तुम्हारी इस हफ्ते की सैलरी है। आज का पूरा एक दिन तुम्हें मेरे साथ इस कमरे में गुजारना होगा और आने वाले 1 हफ्ते तुम उसी तरह गुजारना जिस तरह तुमने इस हफ्ते में गुजारे हैं। मालकिन की बात मुझे समझ तो नहीं आई। ये इतने सारे नोट देखकर मैं बहुत खुश हो गया। मैंने मालकिन से कहा कि आप जो भी कहेंगी मैं पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा। फिर जो कुछ मालकिन ने मुझसे कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। ये कैसे मुमकिन था? मैं मालकिन के साथ इस तरह का कैसे कर सकता था? मैं 13 साल का एक छोटा सा बच्चा और मालकिन जिस चीज़ की ख्वाहिश रखती वो पूरा करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। वो कहने लगी कि मैंने तुम्हें पूरा 1 हफ्ता इस तरह की आज़ादी दी है, तुम्हें तौर तरीके सिखाकर अपने काबिल बनाया है। अब तुम इस काम से मना नहीं कर सकते हो। ये पैसे तुम्हें इसी काम के लिए दिए गए हैं। इससे पहले तो तुमने कोई काम नहीं किया है। मैंने तुम्हें अपने काबिल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। वो कहने लगी कि हम औरतों की ज़िंदगी भी बहुत अजीब होती है। दूसरे लोग हमारा पैसा और हमारी ज़िंदगी देख कर जलते हैं, लेकिन कोई हमसे पूछे कि हमारे दिल पर क्या गुजरती है। हमारे पति को ऐश की आदत हो गई है और एक रूम में कई कई औरतों को रखते हैं और अपनी पत्नी को वक्त देना भूल जाते हैं। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरे पति के दिलचस्पी मुझ में कहीं ज़्यादा उन औरतों में है जिनको उसने गलत तरीके से अपने पास रखा हुआ है। इसलिए मैं भी हफ्ते का एक दिन छोटे लड़कों के साथ गुजारती हूँ और अपनी
ख्वाहिशों को पूरा करती हूँ। इस तरह नहीं मैं गर्भवती हो सकती और ना ही किसी को इस बात पर शक हो सकता है। मैं जानती हूँ कि यह गलत है, लेकिन मेरा पति भी तो मुझे धोखा दे रहा है, फिर मैं क्यों ना उसे धोखा दूँ। मैं बदले के आग में जलती रहती हूँ और वह इसी तरह ठंडी होती है। जब मैं किसी छोटे बच्चे को अपने बिस्तर तक ले आती हूँ, तुमसे पहले भी कुछ लड़कों को मैंने इसी तरह से इस्तेमाल किया है, लेकिन कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं था कि वो उसे हमेशा अपने पास रखती। लेकिन तुम इतने खूबसूरत हो कि मैं तुम्हें पूरा एक हफ्ते अपने घर बुलाती रही। इन पैसों की वजह से तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रख लूंगी। ना ही तुम्हारे बाप को नौकरी की जरूरत होगी, ना ही तुम्हें घर वापस जाना पड़ेगा। तुम अपने चाचा को अपनी चाची के पास वापस भेज देना। मैं छोटा जरूर था, लेकिन बेअकल नहीं था। मालकिन की एक एक बात मुझे समझ आ रही थी। मैंने वो सारा पैसा वापस मालकिन के हाथ में पकड़ाया और साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। मैं पाप के रास्ते पर चलकर पैसे नहीं कमा सकता। मालकिन के लाख रोकने के बावजूद भी मैं वापस चला आया। मालकिन को यकीन था कि पैसे की चमक मुझे रोक लेगी, लेकिन पैसों की चमक से ज़्यादा मेरी माँ की परवरिश अहम थी। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सीधे रास्ते पर चलना सिखाया। मैं गिरते पड़ते वापस अपने चाचा के पास चला आया और अपने चाचा से कहा कि अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा। ये लोग बहुत ही जालिम हैं। हम वापस अपने देश चलते हैं। एक रोटी खाएंगे, लेकिन इज्जत की खाएंगे। आपकी थोड़ी सी बीमारी पर कंपनी वालों ने आपको बाहर निकाल दिया, जबकि आप सालों से उनके पास नौकरी कर रहे थे। और मेरी मालकिन की नीयत ही कुछ और थी, जिससे मैं समझ नहीं पाया। चौकीदार का मुस्कुराता चेहरा मुझे आज समझ आया था। मैं अपने चाचा के साथ वापसी का टिकट ले चुका था और आने वाली जिंदगी मुश्किल जरूर थी, लेकिन पापों से भरी हुई नहीं। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, जिंदगी देना इंसान के हाथ में नहीं है, बल्कि भगवान के हाथ में है। मुझे यकीन था कि भगवान ने हमारे लिए मनाली में किसी न किसी काम का इंतजाम कर रखा होगा। पहले के नेपाली लोग अलग थे और आजकल के नेपाली लोग बिल्कुल अलग हो गए हैं। दौलत ने उन्हें अपनी इज्जत से भटका दिया है। इस बात का अंदाज़ा हर इंसान मेरी कहानी से लगा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों।